हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आपका एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, उस सीरीज़ में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यू पे बात कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम नया सेट लेके आए हैं, सेट नंबर 6। इस सेट में जो है हम कंपनी से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। आइए देखते हैं। इसको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो प्रबंध का नियोजन संबंधित कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लान करना जो प्रबंध का जो काम होता है, सबसे पहला काम होता है कि POS, P फॉर प्लानिंग। सबसे पहला काम होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफिंग करना, लोगों को नियुक्त करना, डायरेक्शन देना, देन उसके बाद मोटिवेशन करना। तो ये इनका मेनली काम होता है एक प्रबंधक का। तो प्रबंधक तो ये करता है, लेकिन यहाँ पर जो प्लानिंग वाला जो पोर्शन आता है, ये पोर्शन लगभग सारे स्तर पे होता है। मतलब उच्च स्तरीय भी करता है, निम्न स्तरीय भी करते हैं, मतलब मध्य स्तरीय भी करते हैं, निम्न स्तरीय भी, सारे फैक्टर पे ये आपका होता है। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य द्वारा प्रबंधन में क्या अंतर ग्रस्त है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको आप MBO के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो है वो सर्वप्रथम क्या करता है, उच्च स्तर पर उद्देश्य का निर्धारण करता है। मतलब यहाँ पे जो मैनेजमेंट मतलब उच्च स्तरीय है और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो होता है टॉप लेवल पे, इसीलिए यहाँ पे उच्चतम स्तर पर क्या करता है, उद्देश्य का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है प्रबंध के नियंत्रण से संबंधित कार्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो प्रबंध क्या करना है, नियंत्रण करना है। यहाँ पे भी क्या करना है, कंट्रोलिंग का काम आ रहा है ना सामने आपके। तो कंट्रोलिंग किस पे होना है, तो कंट्रोलिंग यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है सारे पोर्शन पे होना है। लागत नियंत्रण पे हाँ होना है, वित्तीय नियंत्रण पे होना है, बजट संबंधी होना, उत्पादन नियंत्रण भी करना है, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो नियंत्रण जो है सभी पे करना है उसे, एक मैनेजर को। नेक्स्ट संगठन का कार्यात्मक स्वरूप सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था। सेना के द्वारा, FW टेलर के द्वारा। तो याद रखिएगा, कार्यात्मक मतलब फंक्शनल जो है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले टेलर ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है। तो प्राचीनतम स्वरूप जो है वो आपका रेखीय संगठन है। नेक्स्ट क्रियात्मक संगठन में क्या होता है। तो संगठन मतलब क्रियात्मक संगठन में अंतर्ग्रस्त कार्य की प्रकृति के अनुसार जो चीज़ें होती हैं वो विभाजित होती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंतर्ग्रस्त मतलब संस्था के अंतर्गत जो भी काम होने वाले कार्य के प्रकृति के जो भी पर्टिकुलर उसके नेचर्स हैं, उस नेचर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्क को डिफाइन कर देते हैं। मतलब यहाँ पर मेन ये इनका काम ही यही होता है कि क्या काम करना है, उस काम पे ही फोकस करना होता है ऐसे संगठन में। नेक्स्ट कार्यशील पूंजी निम्नलिखित में से किससे संबंध में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो पहले तो ये जान जाइए, वर्किंग कैपिटल जो होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को अगर माइनस करते हैं तो हमको वर्किंग कैपिटल पता चलता है। तो करंट एसेट्स यहाँ पूछा है ना कि कार्यशील पूंजी को निम्नलिखित में से किसके संबंध में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। वेतन का भुगतान, पत्रों का विमोचन, लेनदारों का भुगतान, कच्चे माल। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये तीन, ये कहीं ना कहीं इस लायबिलिटी और एसेट से रिलेटेड है। लेकिन पत्रों का विमोचन करना मतलब पत्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ना, देखना, जो भी चीज़ें उसको करना, ये आपके वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत में नहीं आता है। नेक्स्ट ऋण पत्र है। तो ऋण पत्र भागीदार या सहयोगी ऋण पत्र नहीं हो सकते। मतलब ऋण पत्रधारी क्या हो सकते, भागीदारी कभी नहीं हो सकते, मतलब पार्टनरशिप के भी रूप में नहीं हो सकते, और सहयोगी ऋण पत्र नहीं हो सकते। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट एसोसिएट सीमेंट कंपनी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है आपका समतल समायोजन का। एसोसिएशन का मतलब समझ जाइए, एसोसिएशन का मतलब होता है कि सेम काम करने वाले लोग जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल में जैसे SSC सीमेंट है, बांगड़ सीमेंट है, और बिरला, मतलब इस तरह करके माना कि कोई और भी टाटा का सीमेंट है। तो ये तीनों अगर आपस में मिलकर के एसोसिएशन बना लिए तो इनका काम क्या है, सीमेंट बनाने का काम है ना। तो यहाँ पर इनका जो बनेगा वो समतल समायोजन के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट जब
3 चीनी मिल, देखिए यहाँ पे भी क्या है, सेम दिख रहा है, वहाँ पे सीमेंट था, यहाँ पे चीनी मिल है, 3 चीनी मिलें संयोजित होती हैं तो यह निम्नलिखित में से किस संयोजन का उदाहरण है? तो इसका भी आंसर समतल समायोजन है। नेक्स्ट, एक सीमेंट मिल हो गया, एक जो है इस्पात मिल हो गया, स्टील, एक जो होता है कोई केमिकल इंडस्ट्री हो गया। तो ये 3 आपस में अगर मिलते हैं, समायोजित करते हैं, तो ये कैसा बना रहे हैं, मतलब आपको दिख रहा होगा चक्र के रूप में बना रहे हैं। तो इसलिए ये वित्तीय और संयोजन के अंतर्गत में आता है। मतलब ये हो गया सीमेंट हो गया, फिर उसके बाद जो है आपका स्टील से रिलेटेड हो गया, फिर उसके बाद जो है आपका केमिकल से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर दिख रहा है ना आपका, ये वित्तीय प्रवृत्ति की बना रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स निम्नलिखित में से किसका स्वरूप है? तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होता है वो एक तरह का एसोसिएशन होता है, तो एसोसिएशन से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट है आपका पूल्स निम्नलिखित में से किसका प्रकार होता है? तो पूल्स भी जो होता है वो समतल समायोजन का ही प्रकार होता है। कार्टेल निम्नलिखित में से किस प्रकार से है? तो कार्टेल भी जो होता है ये समतल समायोजन का ही पार्ट है। समतल समायोजन के अंतर्गत में पूल्स आते, कार्टेल्स आते, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। विवेकीकरण कैसे उपलब्ध नहीं कराया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कैसे उपलब्ध नहीं कराया जाता है? तो यहाँ पर एकाधिकारी संस्था बना करके नहीं कराया जाता है, बाकी व्यवसायिक संयोजन करके, मतलब विवेकीकरण मतलब अपना दिमाग लगा करके हम संस्था को कैसे उच्च कोटि का बना सकते हैं। तो व्यवसाय का समायोजन करके हाँ हो सकता है। प्लांट को आधुनिकीकरण करके, हाँ ये भी होता है। और उत्पादों को प्रमाणीकरण करके, तो मतलब प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड बना करके, हाँ तो यहाँ पर ये भी होता है। मतलब इन तीनों में ये क्या करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करते हैं, और एकाधिकारी संस्था बना करके ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रबंध क्या है? तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भूत लक्षी रूप में परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो आंसर है भूत लक्षी का मतलब हो गया कि मतलब संस्था के अंतर्गत ये दस्तावेज होते हैं, तो इसको हम पार्षद अंतर नियम या पार्षद अंतर नियमावली भी कहते हैं। नेक्स्ट, पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य खंड किसके द्वारा परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है? तो ये क्या होता है कि कंपनी विशेष प्रस्ताव पास करके और कंपनी लॉ बोर्ड के प्रमाणीकरण के अनुसार ही सीमा नियम में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, सीमा नियम में जब भी होगा परिवर्तन विशेष प्रस्ताव में होगा और कंपनी लॉ का प्रयोग करते हुए होगा। लेकिन अगर हम बात करें अंतर नियम में, तो अंतर नियम में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी की अंश पूंजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा घटाई या कम की जा सकती है? संचालक मंडल के द्वारा? नहीं। साधारण प्रस्ताव द्वारा? नहीं। विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा जो होगा, विशिष्ट प्रस्ताव पारित करके अंश पूंजी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कंपनी के समामेलन के समय वैधानिक घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट? बिल्कुल नहीं। एडवोकेट? बिल्कुल नहीं। ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का सचिव हो? ये भी नहीं। मतलब ये सचिव का मतलब CS जो होता है, ये अक्सर क्या होता है, वैधानिक घोषणा जब भी रहेंगे संचालक मंडल ही करता है। आगे, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कोई सीमा नहीं है, संचालक असीमित ये होते हैं। उसी तरह जिस तरह से मेंबर असीमित होते हैं, उसी तरह ये भी। एक साझेदारी फर्म निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा पूंजी एकत्रित नहीं कर सकती है? तो ऋण पत्र जो होता है वो हमेशा कंपनी इशू करती है। तो यहाँ पर साझेदारी फर्म है, तो इसलिए ये बैंक से ऋण ले सकती है, साझेदारों से ऋण ले सकती है, साझेदारों की पूंजी के द्वारा ये अपने फंडिंग कर सकती है, लेकिन बैंक ये ऋण पत्र जो है वो जारी नहीं कर सकती। ऋण पत्र और अंश पत्र दोनों नहीं जारी कर सकते। शब्दावली पूंजीकरण किसके संबंध में प्रयुक्त की जाती है? एकल व्यवसाय में? नहीं। साझेदारी संस्था में? नहीं। ये जब भी प्रयोग किया जाता है संयुक्त पूंजी वाली जो कंपनी होती है उसमें पूंजीकरण का प्रयोग होता है। कार्यशील पूंजी फिर से आ गया है। कार्यशील पूंजी निम्नलिखित में से किसकी खरीदारी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? मशीन, ख्याति, भूमि, कच्चा माल। तो यहाँ पर डी वाला है, जो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ना आपका, ये जो 3 हैं, ये जो आपके 3 हैं, ये आपके एसेट्स हैं, ये वो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, है ना। लेकिन जो कच्चा माल है आपका, ये आपका करंट एसेट्स के अंतर्गत में आता है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया कि कार्यशील मतलब वर्किंग कैपिटल माइनस इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
तो करंट एसेट्स के अंतर्गत जो है आपका ये आएगा, और ऊपर के जो 3 है वो फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी कंपनी का नाम किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी वही सेम आंसर है। क्योंकि जो कंपनी का नाम जो होता है वो पार्षद सीमा नियम में होता है, सीमा नियम में उसके बारे में बताया गया रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी अगर कंपनी के नाम में परिवर्तित करना है तो विशेष प्रस्ताव पास करके और केंद्र सरकार के अनुमोदन के द्वारा जो है कंपनी का नाम में परिवर्तन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज कंपनी की गतिविधियों के क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो कंपनी के क्षेत्र की बात अगर करेंगे तो जो सीमा नियम होगा, सीमा नियम में इसको दिखाएंगे। सीमा नियम का ध्यान दीजिएगा। कंपनी के अंदर जो है वो AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का यूज होता है, और कंपनी के बाहर के लोगों से डिलीवर करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का यूज होता है, MOA यूज होता है। तो ये याद रखिएगा इस फिगर को, अंदर AOA बाहर MOA। नेक्स्ट, पार्षद अंतर नियमावली किसके बीच संबंध स्थापित करता है? कंपनी तथा उसके सदस्य के बीच? बिल्कुल नहीं। कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के बीच? नहीं। कंपनी तथा उसके सदस्य एवं परस्पर सदस्यों के बीच, मतलब कंपनी के अंतर्गत जो भी लोग रहेंगे ना उन्हीं के बीच में ये संबंध को स्थापित करता है। सार्वजनिक सीमित कंपनियों में निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का तैयार किया जाना तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष पूंजीकृत कराया जाना आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आवश्यक नहीं पूछा हुआ है, तो अंतर नियम जो है ये नहीं करना है। बाकी कंपनी जब आप मतलब बनाएंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो उस टाइम आपको पार्षद सीमा नियम की आवश्यकता पड़ती है। और अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे यहाँ पंजीकृत कराना जाना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर अंतर नियम आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सी कंपनी पार्षद अंतर नियमावली के स्थान पर तालिका A को अपना सकती है? यहाँ पे तो यहाँ पर सार्वजनिक सीमित कंपनी जो है वो तालिका A को क्या कर सकती है, वो अपना सकती है। नेक्स्ट है, तालिका A जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत में बताया गया है। कंपनी निम्नलिखित में से कंपनी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? तो सीमा नियम जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो आई होप ये सीरीज आपको ख़त्म हो गया है, आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद क्लास।